जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। हाँ जी चलें आगे। ओ भाई चलें। अभी तक मैंने कोई भी टैक्स वाली बात पढ़ने की ज़हमत नहीं की, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से तो बाकी ट्रायल देख लो, ट्रायल में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, माशाल्लाह टाइम के पाबंद शुरू हो जाए उधर से, ट्रायल में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो पहुंची ना हो तो उसको पहुंचाना है। देखो आपका ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आपका उसके बाद ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट आइटम 44 बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। 2500 की सेल्स ये जानी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्होंने जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ बचा नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल जाना है, एडमिन ले गए, सेलिंग ले गए, फाइनेंस कॉस्ट जाना है, डिविडेंड इनकम ने जाना है, कैपिटल गेन जाना है, अदर इनकम ले गए। तो इस ट्रायल में देखकर जो जो चीजें पहुंचनी है इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं पहुंची वो पहुंचाएं। 30 सेकंड है जी। तो भाई ट्रायल में 1 बाय 1 उठाना शुरू कर दिया आपने। 30 सेकंड में रखें सारी चीजें फौरन फेस पे। तरतीब से चलें, तरतीब से। ये देखें, इंटेंजिबल बैलेंस शीट आइटम, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट, कैपिटल प्रोग्रेस बैलेंस शीट, अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग बैलेंस शीट, सेल 2500, कॉस्ट ऑफ सेल 1320, दोनों में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं आई, मुफ्त के नंबर। सेल कितनी जी 2500 और कॉस्ट ऑफ सेल 1320 जी। जीपी आ जाएगा 1180। उसके बाद अदर इनकम में अभी कुछ चीजें पड़ी हैं, इसका टोटल अभी नहीं करना, ठीक है। अब तरतीब से चलते जाओ। देखो ये उठा लिया आपने, सेल उठा लिया, कॉस्ट ऑफ सेल, यहां पे कुछ बचा ही नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल, ओहो ये तो बैलेंस शीट आइटम है। एडमिन एक्सपेंसेस ले गए, सेलिंग एक्सपेंसेस ले गए, फाइनेंस कॉस्ट 48 फेस पे, डिविडेंड इनकम भी अदर इनकम, कैपिटल गेन भी अदर इनकम, तो 48 फेस पे और 30 और 50 अदर इनकम में ऐड कर दें। 48 फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। और आगे क्या है जी, डिविडेंड कितना है, और फिर कैपिटल गेन। हाँ जी, को मसला ले जी, कुछ रह तो नहीं गया। अदर इनकम पहले ही 36 उठाकर ले गए, तो ट्रायल को दफा देख लो कोई चीज रह तो नहीं गई इसमें। चलो तो अब बताओ जी, अदर इनकम 100 ऐड हो गया, उसके बाद इसको सही करो, 254 नेगेटिव, 391 भी नेगेटिव और 48 भी नेगेटिव था। लो जी पीबीटी आ गया 580। अब आपका सवाल वो बन गया जो आपने IAS 12 में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगले सवाल को भूल जाएं। अब हम सारी बातें भूल कर इधर लाएंगे को, पीबीटी को हम कहेंगे जी ये पीबीटी कितना है जी, रुपीज इन मिलियन जो है ये 587, ये है हमारे हिसाब से प्रॉफिट। लेकिन हमारी और टैक्स वालों की लड़ाइयों की वजह से इसने चेंज होना है, और टैक्सेबल प्रॉफिट जो निकलेगा उस पर टैक्स रेट ने लगना है 587, ठीक है। बात समझ आई। तो अब अगली कहानी शुरू होती है जहां पे हमारा IAS 12 का सवाल मौजूद होता था, ठीक है। जल्दी से जरा करें अब। लो जी 1 बाय 1 अब काम शुरू करते हैं जी। ले जी सबसे पहले प्रोविजन, क्या कहता है जी प्रोविजन के बारे में, ग्रीन लाइन चलेगी, एज पर टैक्स लॉस ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड। हाँ तो हमें पहले ही पता था कि रिटर्न ऑफ को टैक्स वाले कहते हैं हम अलाउ करेंगे। अब हाँ प्रॉफिट की फिगर तक आते आते अब ये ज्यादा अच्छा समझाएगा, लेकिन साथ साथ देखना नहीं है। वैसे पीबीटी तक आते आते हमने 54 का एक्सपेंस बुक किया, टैक्स वाले कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते, तो इसको उल्टा देंगे, और रिटर्न ऑफ को तो भाई बताओ ऐड बैक करें, ऐड बैक। अब ये ना साथ साथ इधर ऐड हो रहा है, इधर लेस, समझ नहीं आ रही, इधर लेस हो रहा है, छोड़ें इसको, अलग अलग करें, इसीलिए कहा पीबीटी बन गया। अब आपने पीबीटी से ऊपर कहानी को कभी भी नहीं देखना, बस कहानी खत्म हो गई। अब आप यूं समझे कि 587 वाला सवाल, वो के चैप्टर वाला सवाल जिसमें पीबीटी गिवन होता था 587, वहां से आगे सवाल शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐड करें क्या जी, बैड डेट एक्सपेंस कितना जी 50, और लेस कर दें बैड डेट रिटर्न ऑफ।
अब इसमें से आपने 54 आई थिंक निकाला था ना वर्किंग नंबर 2 में, ठीक है जी। तो ये 54 आपने ऐड बैक किया और 40 आपको अलाउ हो गया एज अ डिडक्शन, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, बताओ ना, बता दो भाई ने, बता दो यार। क्या नहीं आप बताओ यार, ये क्या बात है यार। अच्छा जी, अब देखो जी डबल टिक हो गया, चल हाँ अब उधर ही चलते हैं, उधर भी चलते हैं, बाद में पता लगेगा पता नहीं। अच्छा चलें जी, डेटर्स का क्लोजिंग और प्रोविजन का क्लोजिंग। अच्छा, इनको अलग लेके जाने की बजाय ख्याल में तो हम क्या कर लेते हैं, नेट करके शो कर देते हैं। बल्कि डेटर्स में तो कोई लड़ाई नहीं ना होती, लड़ाई किस में होती है, प्रोविजन में। तो हम कह रहे हैं 54 रुपये की प्रोविजन है, टैक्स वाले कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने आकर लिखा जी प्रोविजन। कितनी प्रोविजन है जी, 58। अच्छा, तो 58 रुपीज़ की प्रोविजन हमारी किताबों में नज़र आ रही है, टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते नहीं है। तो 58 का, अब इधर देखो मैंने कहा था कि प्रोविजन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी वैसे सोच सकते हैं लेकिन ना सोचें, आसान काम है। लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, बस डबल टिक हो गया, CWIP आ गया आपका, जल्दी करो। ये तो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट है, इसकी तो ट्रीटमेंट कहते हो तो रिवाइज भी करा देता हूँ, वो सारा कुछ ही बंद हो गया। चलो छोड़ो, आप वैसे अपने दिमाग पे जोर दो, नहीं याद आएगा तो फिर मैं वही दिखाऊंगा जाके, वो जो अभी ओपन किया था। सीधा हो जा। CWIP में पड़ा है 84, अच्छी बात है, पड़ा रहे, ठीक है। और इसमें से निकालना है 16, यानी कि हमारे हिसाब से मैं कह सकता हूँ 84 माइनस 16 कितना बनता है, 68 हमारे हिसाब से एसेट होना चाहिए। असल में ना 84 इसमें पड़ा था CWIP में, 16 नहीं पड़ा था, माइनस नहीं हुआ था, तो हमने वो माइनस करके इसको सही कर लिया है। अब ये जो 894 की फिगर है, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क से मुझे कोई लेना देना असल में था ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी कि CWIP में लड़ाई किसी चीज़ की नहीं होती, जो हमारा कैश पे हो रहा होता है। हमें तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ इसी के ऊपर होती है कि हम इस इंटरेस्ट को ऐड करके इस इनकम को माइनस कर रहे हैं। टैक्स वाले कहते हैं ना भाई ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एसिड में नहीं ऐड करना, ये आपने जब इनकर किया आप ले लो, और ये इनकम को इनकम के तौर पे इस पर टैक्स दो, ना कि आप इसको एसिड में से माइनस करो। तो इसको मैंने कहा था नेट करके चलाया करो। ये अभी वो ओपन कर ही लेते हैं ना, अच्छा ज़रा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी लड़ाई किसके साथ थी, यहाँ पर IAS 12 में हमारी लड़ाई थी इस 25 को इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये इनकम, इसको एसेट में डालना है और माइनस करना है। तो मैंने कहा था इसको नेट कर लिया करो। तो 15 की लड़ाई थी, 400 पे लड़ाई होती नहीं थी, ठीक है। तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी असल फिगर की, हमारी लड़ाई सिर्फ किसकी है, इस 15 की, जिसको हम कहते थे एसिड है, टैक्स वाले कहते थे नहीं नहीं ये एसिड नहीं है बल्कि एक्सपेंस है। फिर हमने ऐसा सवाल भी देखा कि उसने सिर्फ वही फर्क वाली चीज दे दी थी। यहां तो पूरा एसिड था ना, यहां पे कोई नहीं था एसिड, लेकिन फर्क वाली चीज आ गई थी, याद आ रहा है कुछ कुछ, तो लड़ाई ही इसी की थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आपको कि ऐसे ही नेट कर लें आप, 84 का एक्सपेंस है और 16 की इनकम है, कितना बनता है नेट हो के 68। ये 68 के बारे में हमारा ख्याल है, हम क्या करते हैं इसको, हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, हम इसको एसिड बनाते हैं। बाकी अभी तो लड़ाई नहीं है ना, तो बोलो लड़ाई किस पे है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 68। कैसे आया ये 68, वो 84 माइनस 16 करके। टैक्स वाले कहते हैं हाँ ये एसेट नहीं है ये एक्सपेंस है, याद आया कुछ। तो बोरोइंग कॉस्ट हम नेट करके 84 माइनस 16 68 लिखेंगे, ठीक है जी। ये कुछ याद आया थोड़ा थोड़ा, मैं भूला हुआ था, अच्छा है ना आज शाम को बुला के आपको IAS 12 याद करा, ठीक है। यहां तक को मसला
क्या कह रहा है? 2-3 और भी करा दूंगा यार। अच्छा जी, अब ये अगली लाइन हमने बगैर पढ़े कर ली, आप भी पढ़ लो। क्या कहता है? ये हमें पक्का पक्का रूल ही याद है वैसे ही। कहता है एज पर टैक्स लॉज बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड। तो इनकर हो गई थी इस पीरियड में, ये तो उसने लिखा हुआ था कि CWIP में इंक्लूडेड है इंटरेस्ट कॉस्ट 84 की, और इसमें 16 का इनकम जो है वो CWIP नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमें दोनों फिगर्स मिल गई। अब इनकर हो गई हैं, ये पेमेंट या रिसीट हुई या नहीं हुई, इनकर हो गई हैं तो सामने आए। इनकर्ड के बेस पर ही क्या कहते हैं, वो अलाउ करते हैं। तो हमने करा लिया अलाउ। ठीक है, हम 84 माइनस 16 68 को एसिड बना रहे हैं, वो कहते हैं नहीं एसिड नहीं है, ये एक्सपेंस है। तो इनकी कैरिंग अमाउंट 0 होती थी। याद है हम यहां से यूं क्या करते थे, 68 लिखा होता तो हम यूं करके वो 1 नोट पे करते थे, नहीं यहां से गया और निकाल के इधर फेंक दिया और वहां कुछ नहीं बचता था। कुछ याद है? आगे बढ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या फरमाते हैं जी? जी हाँ, डिफरेंस भी निकाल लो यार। सॉरी यार, अब एसेट है ना, अब इसमें क्या डिफरेंस निकालना था? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लो जी, ठीक है, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन एसेट के केस में तो ये टैक्सेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एडजस्टमेंट होगी सारी। वो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टैक्स कॉस्ट को, पूरी कॉस्ट को टैक्स वाले अलाउ करते हैं ओवर 10 ईयर्स। उनको क्या पता कि ये क्या होता है, बस जो कॉस्ट है वो सारी की सारी वो अलाउ करते हैं। तो इसका मतलब पूरा 180, पूरा 180 ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। वो तो याद है आपको, हम सिर्फ एक्सपेंस भी करते तो उसको भी वो एसेट बना के कहते थे इसको 5 साल में लेकर जाओ। ठीक है, तो उनका अपने हिसाब है। उन्होंने कहा 180 खर्चा हुआ है ना, बस ये सारा इकट्ठा खर्चा ना लो, ये 10 साल में खर्चा बना लो। अब हमारा एसेट तो मैंने पहले ही बता दिया, वो कितने पे पड़ा हुआ है, ये 116 पे। ठीक है, तो यहां पे आके मैंने लिखा इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल मेरे हिसाब से कितना है जी? 120 था ना? अच्छा, 116 में से माइनस। ठीक है, 116 माइनस, हाँ तो बेटा वही कह रहा हूं ना, वर्किंग हद हो गई। 120 था माइनस 4 तो 100, और वो कह रहे हैं ना जी ना जी ना, ये 180 का एसेट है और इसको 18 करके हम अलाउ करेंगे एज एन एक्सपेंस। यानी हमने जो अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की उसको वो कराएंगे रिवर्स। तो ऐड बैक करें अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी निकाली थी जी हमने? 120 डिवाइडेड बाय 5 था हमारा, नहीं डिवाइड बाय क्या था? 5 इंटू 2/12 किया था हमने, तो ये निकाला था जी 4। एड बैक करवा के उन्होंने कहा चलो जी ओवर, सीधा सीधा ही लेस करो, टैक्स अमोर्टाइजेशन ही लिख देता हूं फिर ताकि एक जैसा रहे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 180 को पढ़ लो एक दफा दोबारा पढ़ लो। अब इन्होंने टाइम बाउंड नहीं करना होता इसको। ठीक है, कह रहे हैं रिसर्च एज अ डिडक्शन ओवर 10 ईयर्स आपने ले लेनी है। ठीक है, तो पहले साल इसका यही बन गया, 180 माइनस 18 करवाएंगे। क्या मतलब? वो कहते हैं जी 180 को 10 साल पे डिवाइड करके आपको हम अलाउ करते हैं इक्वल 10 साल के ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? 18। तो कभी भी वो तो कभी इसी बात करना तो दर कर भी दे, वैसे तो हम मानते नहीं है। नॉर्मली टैक्स वाले टाइम प्रोपोर्शनेट करते ही नहीं। तो वो टैक्स वालों का ही तो ये फरसूदा रूल है कि फुल ईयर डेफिशन इन द ईयर ऑफ एडिशन, नो डेफिशन इन द ईयर। तो वो वैसे भी मंथली बेस पर नहीं करते। वो सादा बात ये कह रहे हैं 180 रुपए का खर्चा हुआ है तो इसको आपने 10 साल में बांट के जो है वो अलाउ करा लेना, बस सादा बात है, मंथली बेस पे नहीं करते फिर। ठीक है, अच्छा वो मैं करता हूं बेटा। 180 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 10, ये 18 आ गया। तो ये 116 और ये कितना आ गया? 1। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या कम है? कम है, कितना? अब यहां पर क्या आ जाएगा? डिडक्टेबल। ये मैं वर्किंग बेटा। ठीक है, सही है। अच्छा वो करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 10। लो अच्छा, अब यहां तक कोई मसला? हम कह रहे हैं एक इंटेंजिबल है,
ठीक है जी, 120 का है और वो 4 रुपये डेफिसिट हुआ है। ये हमारी अकाउंटिंग हुई थी। उन्होंने कहा क्या मतलब, कोई इंटेंजिबल हम नहीं मानते, हम तो 180 का सारा ही एसेट बना देंगे, आपका 10 साल पे एक्सपेंस बनाओ। तो हमने कहा इसका मतलब हमारे और टैक्स वालों के दरमियान फ़र्क आ गया। अपनी अमोर्टाइजेशन को उल्टा दिया, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर लिया, कैरिंग अमाउंट अपनी, उनकी टैक्स बेस अपनी। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट तक आते आते कुछ और भी किया हुआ है। ये 4 ही तो नहीं है सिर्फ, ये 4 तो हमने रिकॉर्ड किया था जिसको उन्होंने रिवर्स कराया, उन्होंने पूरे 18 का अलाउ किया है। हमने एक और एक्सपेंस भी बुक किया है, यानी असल में तो वो इसी एक्सपेंस को पकड़े होते हैं। तो हमने 60 का एक्सपेंस रिसर्च के नाम से बुक किया, 1 रुपया इंटेंजिबल ना बनता, यानी हमारा कोई एसेट बनता ही ना। लेट्स से 180 की 180 सारी कॉस्ट हम, जैसे सवाल आया करते थे तो वो कहते चलो 180 को रिवर्स करो, तुमने सारा एक्सपेंस कैसे बना लिया है, और वो 18 करके 10 साल के। असल में कहानी ऐसी होती थी, जो जैसे हमने सवाल किए थे, कुछ याद आया? हम मिसाल के तौर पर हम कहते थे लेट्स से ये सारा 180 क्या होता, एक्सपेंस आउट हो जाता, तो टैक्स वाले आगे बढ़ गए थे क्या मतलब एक्सपेंस, हम कहते यार बुरी डेवलपमेंट है, रिसर्च है, उनका चलो ऐड बैक करो 180, 10 साल के ऊपर 18 करके एक्सपेंस लो। ऐसी 2-3 एडजस्टमेंट्स हमने की थी। आज ये हुआ कि अगर असल कुछ इंटेंजिबल बन गया, वो हमने एसेट रिकॉर्ड किया, और कुछ हमने 60 का एक्सपेंस बनाया। टैक्स वालों ने कहा ये क्या है, ये एक्सपेंस को नहीं रिवर्स करो, ये तुम्हारी अमोर्टाइजेशन भी क्या है, एसेट रिवर्स करो, बस 180 को 10 साल पे ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को भी ऐड बैक करना है, और हमने डेवलपमेंट R&D एक्सपेंस लिख दूं, याद रह जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। वो जो आपने बेटा जी जनवरी फरवरी कितने महीने थे, मार्च तक थे, फरवरी देखो, फरवरी मार्च अप्रैल था ये, तो फरवरी से अप्रैल तक का जो 60 रुपए का आपने खर्चा वो माइनस किया था, यहां तक आते आते दिखाऊं कहां माइनस हुआ है, ये यहां पे प्लस हुआ है। आप कहोगे प्लस नहीं हुआ, असल में ये इस फिगर में ऐड हुआ था जो फिगर माइनस हुई है। तो 587 तक आते आते ये 60 रुपए का एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ था, आपने इसको रिवर्स की, समझ आई? यानी हमारा जो भी था, कर लो ऐसे कर लो, एक मिनट, फंस रहे हो आप, मुझसे दोबारा काम करवाया। इधर देखो, ये एक्सपेंस 60 का रिकॉर्ड किया हुआ है, और फिर हमने एसेट बनाया। टैक्स वाले कह रहे हैं ना 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 ना, ये एक्सपेंस हम नहीं मानते, हम तो टोटल 18 रुपए का एक्सपेंस अलाउ करेंगे। यही कहा है उन्होंने। शक्लें बनाई रखोगे तो मैं 10 बार समझाता रहूंगा, मैं नहीं छुट्टी देनी। मेरी बात समझें और बताएं मुझे। टैक्स वाले कह रहे हैं 180 की डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट जो है उसको 10 साल पे एक्सपेंस बनाओ, यानी उन्होंने क्या अलाउ करना है, सिर्फ 18 रुपए का एक्सपेंस, बाकी का उन्होंने अगले सालों में अलाउ करना है। हमने क्या किया हुआ है, हमने 60 का एक्सपेंस R&D का रिकॉर्ड किया था, और 4 फिर एसेट का अमोर्टाइजेशन। तो जो हमने किया था ये हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। तो हमने पहले जाकर इसको उल्टाया, ऐड बैक करो R&D एक्सपेंस कितना है जी, 60 का, ये मैंने ऐड किया, और उसके बाद साथ ही अकाउंटिंग वालों की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, ये भी उन्होंने हमें रिवर्स कर दी 4 रुपए। ये मैंने वर्किंग नंबर केडी सी है, केडी वर्किंग सी, वर्किंग 4 थी, ये वर्किंग 4 में मैंने निकाला था। ठीक हो गया? अब जाके देख लो उसको, समझ आई? अब एक तो शक्लें बनी हुई थी, समझ आई? ये तो हमारा उन्होंने काम सारा उलट करवा दिया। हमने कहा फिर तुसी कुछ करोगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, पूरे 180 को 10 साल के ऊपर बांट कर एक्सपेंस ले लो। यानी उन्होंने 180 का एसेट बनाया, हमने 120 का एसेट बना के 4 डेप्रिशिएट किया था ना, अमोर्टाइज। बोलो, उन्होंने 180 का बनाकर 18 अमोर्टाइज करने दिया, यानी उन्होंने हमें अलाउ किया इसमें से टैक्स वाली अमोर्टाइजेशन। वो कितनी है जी, अमोर्टाइजेशन 180 डिवाइडेड बाय 10, 18। अब कुछ बेहतर हुआ, जरा तरतीब सीधी हुई है। अभी भी किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं फिर समझा देता हूं। समझने वाला पॉइंट तो अभी आया ही नहीं, आप लोग अभी से ऐसे हो रहे हैं, कमड़े रमड़े। अगला पॉइंट क्या है, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर एक्सीडेड। उफ, ये कहां से आ गया जस्ट। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
वो एक्सीड कर रही है अकाउंटिंग डेप्शन जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स है बाय, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाली कौन सी है, वो जिसमें 75 एडेड था, इसका ये वाला, तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, पता नहीं इसका क्या करना है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड को छोड़ो, ठीक है। बहरहाल इतनी सी बात है, फिलहाल इसको देखो जरा। ये तो समझ आता है ना। अच्छा, अब चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया। आप ले लो 1 को 0, ले लो 1 को 0, ले लो। अकाउंटिंग वालों का पीपीई बनाओ, टैक्स वालों का पीपीई बनाओ, ठीक है, और करो कोशिश। डेप्रीसिएशन लो। क्या कहता है जी, कौन सी डेप्शन ज़्यादा है? टैक्स वाली ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा? कर लो, फिलहाल कर लो। अच्छा, अब ओपनिंग बताओ। हाँ, कैसे अज्यूम करें? कोई फ़र्क शर्क होता, कहीं से को फ़र्क मिल जाता ओपनिंग का क्लोजिंग का? पूरा ज़रूरत है ना बेटा, ज़रूरत है। मसला पता है क्या है? मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि पीपीई हमारे पास है, लेकिन पीपीई का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालने का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लगा लो सारा जोर जैसे मर्जी, नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं ज़्यादा यहाँ पे तफसीलें नहीं लिख रहा था। आप कहते थे पता नहीं छेती छेती उधर रहे, छेती छेती क्यों कर रहे हैं। असल में मैंने आपको ये बताना था कि ये वाली अप्रोच जो है ये हमारी फेल हो जाती है इस सवाल के अंदर। जो मर्जी कर लें आप, डेफर टैक्स को इस अप्रोच से नहीं निकाल सकते। अगर ये अप्रोच फेल होती थी तो फिर बाद में कौन सी अप्रोच लगा करती थी? इनकम स्टेटमेंट वाली अप्रोच लगा करती थी। तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे वर्किंग नंबर। अच्छा, वैसे इसका नंबर कौन सा बन रहा था? वर्किंग नंबर ये 6 हो गई थी, उसके बाद 7 कहाँ है? 7 बन गई थी, चलो इसको 8 कह दें, 8 कह दें। लेकिन ये 8 जो है ये आपको रीवर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। आप नई जगह पे जाके बनाए, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचा आप लोगों ने कि कभी ऐसे नहीं हुआ, इधर टैक्स का रेट इसको अलग देना चाहिए था, फिर टैक्स देता, पता नहीं क्या कर रहा है आज। असल में ना मेरी वो देन में यही था, काटनी है बात से, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा जी, अब जो अच्छा देखे ना बेटा, पता है क्या, मैं डायरेक्ट ये बात कर देता तो ये ऊपर वाले पॉइंट्स ऐसे समझ ना आते। ऊपर वाले पॉइंट्स आपने ऐसे ही समझे हुए थे तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर जबरदस्त समझ आते गए। अब सिर्फ एक पॉइंट वो डेप्रीसिएशन वाले ने तंग करना है थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। बाकी जो है ज्यादा कोई चीजें तंग नहीं करेंगी आपको, कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि पीपीई का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का निकलना मुहाल था। तो जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डेटा गिवन ना हो तो हम लगाया करते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, जिसके अंदर हम लिया करते थे एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, और टैक्सेबल प्रॉफिट, और टैक्स रेट और टैक्स, ठीक है जी। अब जो एडजस्टेड होता था उसके बारे में क्या कहा था आपको कि अनएडजस्टेड क्या उठाना है? कोई नहीं, हंसने क्या बात है, क्या हुआ है यार? पेज नहीं ना पढ़ना यार, ये गलत बात है यार। आपको चाहिए था ये, देखें प्लीज समझें इस बात को, मैंने जानबूझ के इस चीज को ऐसे ही किया, आपको ऐसे करना चाहिए था। यही चीज तो आपने देखनी है कि एक वक्त आया, उससे पहले तक काम चल रहा था, एक वक्त आया कि हमारी ये वर्किंग फेल हो गई, तो फिर हमने उसको काटा, हमने कुछ सोचा अब क्या करें, तो हमें फिर याद आया अच्छा हाँ, जब ये फेल होती थी तो फिर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच चलती थी जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये फेल तो हो गई है, अब अगली जब लगेगी तब देखेंगे। फिलहाल तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और फिर टैक्सेबल प्रॉफिट, जितना कमाया, ज्यादा कमाया कम टैक्स दिया, ज्यादा टैक्स दिया कम कमाया था, वो याद आ रहा है आपको। तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस पर रेट लगाते थे हम, और रेट लगाकर जो टैक्स निकलता था उसको जरा सोचना मैन्युअली पड़ता था इस एंट्री के अंदर, फिर इस अकाउंट के अंदर हम पोस्ट करते थे। सवाल में कहीं पे मुझे ओपनिंग डेफर टैक्स नहीं गिवन, आई थिंक, है ना। तो मसला ये भी तो है ना कि हमें ओपनिंग भी नहीं पता, हमें
क्लोजिंग भी नहीं पता, ये भी एक मसला है। अब DTE बैलेंसिंग निकलता था पहले, तो आज बैलेंसिंग नहीं, DTE की फिगर आज हम यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये मसला था। ठीक है, जी बेटा। तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट याद कराता हूं आपको, रिवाइज कराता हूं आपको। मैं लेक्चर क्यों बताऊं, अगर आप लेक्चर दोबारा सुनने लग गए बेटा तो सारी ज़िंदगी फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी सादा सी बात थी जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई किताबों के अंदर है, जो हमें यहाँ से ही पढ़ लेनी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, डेफर्ड टैक्स निकालने की दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इट विल गिव डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, और ये मैंने 3-4 सवालों में लगवाई थी सॉल्यूशंस के ऊपर जाके, जब ये सिखाया था आपको। फिर फाइनल अकाउंट के एक और सवाल में भी इसने भी अप्लाई होना, शायद 2 सवालों में और अप्लाई हो। ठीक है, एनीवेज ये वापस आ चुकी है बिग टाइम। ये IAS 12 के सवालों में नहीं अप्लाई होती थी, क्योंकि IAS 12 में स्टैंडर्ड ने कहा हुआ उस तरीके से आपने IAS 12 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट निकालना है, लेकिन इन सवालों में अक्सर आके डाटा की कमी की वजह से ये अप्लाई करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो हाँ जी, ये जट का तरीका भी यही था। खैर, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता था, अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी PBT को पकड़ें, इसमें ऐड करें वही रुख, ऐड करें डिडक्शन नॉट अलाउड, लेस करें एग्जेम्प्ट इनकम। ये दो तो आपको याद थे, और लेस ही करना होता है आपने इनकम टैक्स एट सेपरेट। तो ये वाला रिवीजन वाला मामला था, यानी यहां पर आप PBT लिया करते थे, लेस करते थे आप। अच्छा, आज तक क्या हुआ है, आज तक जो डिडक्शन परमानेंट डिफरेंस वाली नॉट अलाउड होती थी, आप क्या करते थे, बोलो, और एग्जेम्प्ट इनकम क्या करते थे, लेस। तो लेस की जाती हैं एग्जेम्प्ट इनकम्स, ऐड बैक की जाती हैं। एक मिनट, जो सेपरेट ब्लॉक होती है वो भी क्या करते हैं, लेस ही करते हैं ना। तो ठीक है, इन दोनों को बाद में रखते हैं, पहले आप लिखें वही वाला वैसे जहां पे लिखा हुआ है डिडक्शन नॉट अलाउड, ये आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस सेपरेट ब्लॉक इनकम। ओके, और यहां से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा, जिस टैक्सेबल प्रॉफिट पहले से आपके पास पड़ा होगा, और इनके डिफरेंस पे रेट लगाएंगे। ठीक है, ये 3-4 सवालों में किया था, लेकिन उसके बाद हम भूल ही गए थे कि ये भी है। मैंने उसको कहा भी था आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये ज़रूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो ज़रूरत आज आन पड़ी है, कोई बात नहीं। ये रिवाइज करना इसीलिए होता है कि भूली हुई चीज़ें हमें याद आ जाएं। ओके, तो PBT हम लेंगे, क्या सवाल नहीं करवाया था, इसको कोई सवाल हमने नहीं किया, सवाल आया ही अब है, सवाल आया ही अब है ही फाइनल अकाउंट के अंदर। उधर तो मैंने कहा था ये यूज ही नहीं करना, इसके नंबर नहीं मिलते IAS 12 के सवालों में। यहाँ तो मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, यहाँ पे कर नहीं सकते, बफलो ब्राउन है, जिस वजह से आज हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, ये इंशाल्लाह करते हैं एंड पे आके, आगे बढ़े। टैक्सेबल प्रॉफिट डिफरेंस, अब फिलहाल मसला क्या है, ये तो चलो आपके पास मौजूद है, इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, बाकी सवाल देख लें। अभी ये तो निकालना बाकी है, ये भी सही कर लेंगे, ये निकालेंगे तो उसके बाद ही ना। ओके, चलो आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। टैक्स डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब इसका क्या करें यार, देखो इधर देखो, इधर देखो, आपने जिस PBT से स्टार्ट किया है उस PBT तक आते आते कितना ऐड हुआ पड़ा है, 100 ऐड हुआ है, 100 ऐड, 100 ऐड हुआ है ना, और 75 क्या हुआ है, मतलब आपने एडिशनल जो 25 है आप अकाउंटिंग वालों ने वो ऐड कर लिया है। ऐसे ही है, टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहता है कि टैक्स डेप्रीसिएशन जो है, किस रंग से करूं, इसी से ही करना है। टैक्स डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर जो है वो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन जो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड की थी उससे 200 ज़्यादा है। तो टैक्स डेप्रीसिएशन 200 है, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 0 है। अभी अभी आपने बताया था, कहाँ किया था,
ओ नो, मैं फिर भी कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है जी। आपने कहा था अभी अभी कि हमें जो समझ आई है वो तो सिर्फ इतनी सी है कि पीपीई के अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग और पीपीई के अकाउंट के अंदर टैक्स। तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन और टैक्स डेप्रीसिएशन जी कौन सी ज्यादा है? टैक्स डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन से ज्यादा है। जो बात वो कर रहा है ना बीच में, वो हमारी जो गलती वाली है उसको छोड़ो। ये आज तक कभी इसने नहीं कहा था जालिम ने, खैर चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 वाली डेप्रीसिएशन अलाउ होगी और ये रिवर्स होगी। ये बात मानते हो? तो पहले ये काम कर लें, बोलो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऐड करें 0, टैक्स डेप्रीसिएशन लेस कर दें, तो लेस टैक्स डेप्रीसिएशन पीपीई वाली कितनी? 200। 0 को ऐड करने की जरूरत है? अच्छा, अब अगली बात, ये जो इंक्रीमेंट है जो इस भाई ने बताया है, ये बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो आपने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी ना, उसमें ये 200 से ज्यादा थी। यानी इस वाली डेप्रीसिएशन में तो आपने 75 रिकॉर्ड किया था ना। ये जो आपका जो ये पिछली बिल्डिंग है इसका 75 रिकॉर्डेड था ना। बाकी और भी बहुत सारी डेप्रीसिएशंस होंगी, लेकिन बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन इसमें कितनी थी? 75। इस वाली डेप्रीसिएशन का और इस वाली डेप्रीसिएशन का डिफरेंस ये आया था 200, जिसमें बिल्डिंग वाली डेप्रीसिएशन कितनी शामिल थी? 75। अगर बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन 100 होती तो फिर ये नहीं, इसका तो फर्क 200 ही रहना था। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, मतलब यूं समझ लें कि हमने, आसान करूं जरा, हमने 25 रुपए की डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में मजीद चार्ज की है, जिसके अगेंस्ट टैक्स वालों का तो कोई मसला नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये 25 रुपए की डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन है जो हमने अब चार्ज कर दी है। अगर ये 25 प्लस करते ना, तो ये भाई वाली बात मानते, तो यहां पे आपको ये 25 नजर आता। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 25। ये तो हमने 25 ऐड किया ना, ये हमने ऐड नहीं किया जब तक, तो उन्होंने अपनी पुरानी डेप्रीसिएशन और टैक्स डेप्रीसिएशन का फर्क निकाल क्या दिया था? 200। वो 200 का फर्क कौन सी डेप्रीसिएशन के साथ था? जो पुरानी डेप्रीसिएशन उन्होंने चार्ज की हुई थी, जिसमें 25 ऐड नहीं था। इस 302 के अंदर वो जो पड़ी थी सारी डेप्रीसिएशन डाल डूल के जो फर्क था वो कितना था? 200। ठीक है, ये 200 रुपए का डेप्रीसिएशन का फर्क है जो टैक्स वालों का और हमारी पुरानी डेप्रीसिएशन का है। यानी कि 200 टैक्स वालों की अलाउ हो गई और सिफर जो है वो डिसअलाउ हो गई। सिफर ऐड किया, 200 लेस कर दिया, यहां तक कोई मसला? अब हमने अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन करके ना, तो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से 25 रुपए की एक डेप्रीसिएशन और ऐड बैक कर दी, जिसके बारे में वो कह रहा है रिवैल्यूएशन को हमने आज तक कभी नहीं माना। डेप्रीसिएशन किधर गई? डिविजन को लिखा नहीं यहां पे, ये लिखा हुआ, ये रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। वो रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 25 आपने ऐड किया, क्यों किया? कोई गलती तो नहीं थी, उन्होंने सही डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड की थी 75 से, रिवैल्यूएशन क्योंकि नहीं की थी तो डेप्रीसिएशन 75 से रिकॉर्ड हुई थी। हमने जब रिवैल्यू किया तो डेप्रीसिएशन 100 से रिकॉर्ड करनी थी, तो 25 से मजीद बढ़ाई। तो हमने जो 25 से मजीद डेप्रीसिएशन बढ़ाई है, ये रिवैल्यूएशन की है ना। टैक्स वाले तो इसको मानते नहीं है। मतलब ये वो 25 रुपए की डेप्रीसिएशन है जो मजीद रिकॉर्ड की है हमने इस पीबीटी तक आते आते। अगर सवाल वाला पीबीटी ही मिलता तो उसमें ये 587 ना होता, इसमें 25 कम होता। अगर सवाल वाला पीबीटी होता जिसकी डेप्रीसिएशन से सवाल वाले ने कहा है कि 200 रुपए टैक्स डेप्रीसिएशन ज्यादा है, उस डेप्रीसिएशन से जो सवाल में पड़ी थी जिससे टैक्स डेप्रीसिएशन 200 रुपए ज्यादा है, वो 25 रुपए बगैर वाली थी। तो 200 रुपए का फर्क आपने पहले रिवर्स कर दिया कि अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 0 हो गई, टैक्स डेप्रीसिएशन क्या हो गई? 200। ये बात समझ आई? ठीक है, तो टैक्स डेप्रीसिएशन माइनस हो गई, अकाउंटिंग वाली 0 ऐड हो गई। अब ये सब तो उसने कहा पुरानी डेप्रीसिएशन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी उसके हिसाब से ये फर्क था, लेकिन हमने गलती सही की जिसमें हमने ये 25 रुपए प्लस कर दिए। अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन हमने रिकॉर्ड की, ये उन्होंने नहीं की हुई थी। टैक्स वाले इसको मानते नहीं हैं, तो फिर हमें एक चीज और भी करनी पड़ेगी, और वो है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन जो हमने, हाँ जी, जो हमने अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन जो हमने रिकॉर्ड की। हमने
की रिकॉर्ड, ठीक है, जगह काटेगी, समझ गए आप, ठीक है। तो ये कौन सी वर्किंग में थी जी? हाँ ऐड होगी। कौन सी वर्किंग थी? वर्किंग कौन सी थी जो वर्किंग रीवैल्यूएशन की थी? वर्किंग 5 जो आपने नीचे लिखा भी था, कहाँ गई? मैं आप ही देख लांगा। ये देखें जी, ये वर्किंग 6 है, वर्किंग 6। तो जो 25 है वो रिवर्स, बेसिकली आपने 75 की डेप्शन ऑलरेडी चार्ज थी ना, वो रिवर्स की। तो जो हुआ वो क्या हुआ, 100 ऐड हुआ, 75 रिवर्स हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 25 यहां पर मैं यूं लिख देता हूं कि 100 माइनस 75 वाला मसला है ये। कितना? 25। क्योंकि ये हमने यहां तक आते आते क्या की है, एक्सपेंस में ऐड कर दी, यानी पीवीटी तक आते आते लेस की है। तो इसको क्या कर देंगे, अब ये एक पॉइंट है यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर, जो दो सवाल में समझ नहीं आते, बाकी सारा सवाल सही है। लेकिन अब क्या करें, हर सवाल में बरकत के लिए ऐसा पॉइंट होता है। एक छोटी सी बात उसने लिख दी बदतमीज ने कि टैक्स डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन से 200 रुपए ज्यादा है, लेकिन ये उस अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन से 200 रुपए ज्यादा है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। अब ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो 75 रुपए थी बिल्डिंग की, हमने उसमें 25 ऐड कर दिया, तो 200 का फर्क तो उसने बताया था, ये 25 का फर्क तो उसने निकाला नहीं था, ठीक है। यानी अगर अकाउंटिंग डेप्शन 25 रुपए ज्यादा कर देते, यूं भी कह सकते हैं आप कि अकाउंटिंग डेप्शन आप सोचे ना कि 25 रुपए ज्यादा थी, तो फिर डिफरेंस जो होता वो 175 का होता। कितना? 100। यानी कि अगर ये वाली डेप्शन आप शामिल करके फर्क निकालें तो यूं होना चाहिए था जुमला, अगर उन्होंने 100 रुपए की डेप्शन ही चार्ज पहले से की होती तो हम कहते कि टैक्स डेप्शन अकाउंट डेप्शन से 175 रुपए ज्यादा है, तो फिर 175 रुपए ही बन रहा है जो हम लेस करते, ठीक है। बहरहाल क्या करें, कल फिर पूछ लेना इस सवाल को, सोचोगे आराम से, फिर पूछ, नहीं समझ आ गई फिर भी कल पूछ लेना, कोई नहीं, जिनको नहीं समझ आई उनको कह रहा हूं, जिनको समझ आ गई उन्होंने थोड़े पूछना है। ओके चलें आगे, आ जाओ, जज्बाती हो गया थोड़ा सा जी। ये भाई ये एक चीवल पॉइंट था, चीवल। चलें आगे। ओके जी, आखिरी पॉइंट है बस। यार इतना आसान, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैपिटल गेन कितना है? 50। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो इसको क्या कर दो, इसको माइनस करो, ये परमानेंट डिफरेंस है, लेस कैपिटल गेन लेस, ये परमानेंट डिफरेंस है, सही है, ये रिकंसिलिएशन में काम आएगा। तो यहां पे इसलिए हमने इसके साथ लिख लिया, बाद में याद रह जाए, परमानेंट डिफरेंस। कितना है जी? 50। इनकम यहां तक आते आते ऐड हो गया था, नहीं नजर आ रहा तो इधर देखो, अदर इनकम में ये 50 पड़ा है, 100 के अंदर एडिड है, तो प्रॉफिट तक आते आते हमने क्या किया हुआ, इसको ऐड, इस पे टैक्स नहीं लेना तो एग्जैम्प्ट है, माइनस करो। आगे कहता है, अरे डिविडेंड वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 15% इन 19, हमारा 19 है ना, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 20 डिविडेंड वुड बी टैक्सेबल एट। अब ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी थी ऐसे सवालों में, क्योंकि आपके पास तो डेफर टैक्स की वर्किंग होती थी, आप सुकून से उसके अंदर रेट रूट लगा लेते थे, आज तो वो है नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कहा दो चीजें हैं, एक ये 25 समझ नहीं आता और दूसरा इसकी समझ नहीं आती। कोई गल नहीं, करंट टैक्स की समझ आती है ना। क्या कहता है, डिविडेंड रिसीट बेसिस पर, अब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और कौन से लेजर को बना लेना है जी, जब कभी वर्किंग नंबर 9 बनेगी, जब कभी आपको कहा था एक्रूअल आए आपने लेजर बनाना है। स्टेप 1 क्या होता था, लेजर। तो इनकम का लेजर बनाएं। अब आए जरा सवाल में, जो आपने छोड़ा था, ये सब कुछ किस लिए था, ये सब कुछ हमारे पार्ट बी के लिए था, ठीक है। लो जी, डिविडेंड रिसीवेबल है, क्लोजिंग में रिसीवेबल, कुछ याद आया, डिविडेंड इनकम का लेजर बना, रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है जी, क्लोजिंग रिसीवेबल सवाल से आपको मिला है, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रायल में तो क्लोजिंग ही है ना। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरी चीज ये देखनी होती थी कि इनकम का लेजर है, तो इनकम के लेजर में कैश इधर आएगा, पीएनएल फिगर डेबिट साइड पे आएगी, ठीक है। और वैसे पीएनएल वाली फिगर सवाल में गिवन है, और वो क्या है जी, डिविडेंड इनकम 30,
प्रॉफिट तक आते आते हम ये इनकम ऐड करते हैं। आज तो नजर भी आ रहा है, ठीक है, होश में हो, कुछ थोड़ा बहुत होश में हो। इनकम पीएनएल में आई कितनी, 30, तो बैलेंसिंग कैश। अब इधर देखो जी, अकाउंटिंग। अच्छा, अब हम अकाउंटिंग वाले अक्रूवल पे होते हैं हमेशा, टैक्स वाले कभी अक्रूवल पे कभी कैश पे। आज किस में है, कहता है हाँ डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन, यानी कि टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। टैक्स वाले, आज क्लास थोड़ी आगे चली भी जाए तो खैर है, इसीलिए तो इस वक्त बुलाया है, मैं सवाल पूरा करना है ना, ठीक है, तो इसीलिए ये इस वक्त करवा रहा हूँ जी। इसीलिए दूसरा भी हफ्ते को कराऊंगा लंबा सवाल, ताकि तसल्ली से कोई जल्दी ना हो। बस होगी, कोई बात नहीं, निकल जाओ, खबरदार लत्ता पाने निकले कोई, तो मैं मजाक कर रहे हो नया वाला, ठीक है ना। अच्छा जी, कैश बेसिस यूज कर रहे हैं, बस खत्म है सवाल, बस कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये आखिरी पॉइंट समझ आएगा तो खैर है, सवाल पूरा कर लेंगे, नहीं समझ आएगा तो कल दोबारा समझ लेंगे, पर सवाल पूरा करने में 5 मिनट 10 मिनट 15 जो लगे वो कर लो। बस जहन पे जहां जोर पड़े ना देना जोर, कोई बात नहीं, यही सवाल तस्वीर खींच जाएगी, तस्वीर खींच के इधर आ जाएगा। कल वाले लेक्चर में सवेरे आप नहीं समझ आई होगी स्टिल, घर जाके भी, क्योंकि आ जाती है नॉर्मली, नहीं आएगी तो फिर करेंगे बात, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। इसलिए तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जल्दी करनी तो आप कहता हूँ होमवर्क कर लो, समझा दूंगा, ठीक है। ले जी, होमवर्क में ये नहीं होना था, आधा सही हो जाना था। अच्छा सुनो भाई, कैश बेसिस क्या मसला है, कौन बोल रहा है, कौन बोला, तंग कर रहे हैं तुम्हें, बताओ ना जरा मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तंग किया उन्होंने तुम्हें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, हम इधर ही जमात करेंगे अभी इंशाल्लाह खुद, ठीक है, आप जमात कराना, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, क्योंकि जिन्हें तुम मेरे तो नाराज हो, मेरे पीछे ताड़ी नमाज नहीं होनी है, थोड़े पीछे मेरी हो जाएगी, मैं राजी हूं ताड़ते जी। कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस इन 15, जबकि हाउएवर विद इफेक्ट डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होगा 20 पे, लेकिन कैश बेसिस अभी भी है। अब अगर हम अप्रूवल पे टैक्स वाले कैश पे, याद है कि ये दिखाऊं जाके, हम कहते थे उल्टा दो पीएल, रिकॉर्ड करो कैश, सब याद है आपको इंशाल्लाह। तो उल्टाओ भाई, कम पीएनएल में 30, प्रॉफिट तक आते आते हमने 30 ऐड किया हुआ है, वो 30 को क्या कर दो, लेस, क्या है जी इसका नाम, डिविडेंड इनकम, ठीक है। और ऐड बैक करो डिविडेंड रिसीव्ड। और ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, तरतीब नहीं छेड़नी, जैसे करवाया था वैसे ही करो ना, ये कोई बात है यार जी। कितना रिसीव हुआ, 20। अब ये लिखने के बाद हमें साथ ही ख्याल आता था, ओ अगर ये 20 यहां लिख दिया तो इस पे तो 32% लगेगा, जबकि वो कह रहा है 19 के अंदर इस पे लगता कितने परसेंट है, तो हम ये लिख कर यहां से काट देते थे और कहते थे आओ ना जरा नीचे खुशबू लगा के। तो यहां पे हमने टैक्स ऑन ये 20 एट द रेट ऑफ 15% ले देते, तो बता दो 20 into 15% जी कितना, 3, ठीक है। अब बाकी सारा कुछ करने के बाद ये 3 ऐड हो जाएगा, करंट टैक्स तो हमारा निकल आएगा, डेफर्ड टैक्स भी अल्लाह करसी निकल आसी, ठीक है। अभी कहां से, अभी तो देख लें आगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रहेगी, और देखने दो, देख तो लो, कोई नहीं है, चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो मेरे ख्याल में हम टैक्सेबल प्रॉफिट पहुंच गए, तो कितना ही टैक्सेबल प्रॉफिट, शुक्र है 324, ये तो यहीं पे ही निकल आया यार, तो इसको ऊपर ले आओ, इतनी थल्ले जगह जाके, एक मिनट ठहर जाओ जरा सब्र से, 324। अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, अब इस पे हम लगाएंगे टैक्स रेट, वो टैक्स रेट है जनाब 32%, तो 324 इंटू 32%, आंसर इज हाँ 0.68, और ये 3 भी ऊपर ले आओ ताकि जरा कुछ जगह कहीं और काम आ जाएगी, तो 20 पर 15% लगा, ये टैक्स है, टैक्स ऑन 20 एट द रेट ऑफ 15%, तो ये जनाब आपका करंट टैक्स आ ही गया, बोले जी
ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होती थी जी? CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। ठीक है। अब अच्छा हुआ सिर्फ पता है क्या है, आपने PBT खुद निकाला है और इस चीज के और इसमें कोई सिवाय 25 रुपए वाली उस एडजस्टमेंट के बाकी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको परेशान कर दी। लेकिन मसला कहां पे आया, जैसे ही आपको PBT खुद निकाल के लाना पड़ा आपको लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, दिल टूट गया। तो आप खुद सोचो, मैं स्टार्ट में ये कह देता थे फिर जिन्हें सवाल समझ आया वो भी समझ ना आंदा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल ना तोड़े, अल्लाह खैर करेंगे, सब सही होगा। फिलहाल तो यहां पर नोट में बनाना शुरू कर रहा हूं। तो इधर देखो, नोट ऑन, ये क्या नाम है इसका, MLL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा नहीं करेंगे, देख लेते हैं, फिलहाल जो हो सकता है वो तो करें, ज़रा ताज़ा रहें। 4:15 इंशाल्लाह यहाँ जमात होगी हमारी फॉर द ईयर एंडेड, उससे पहले पहले ज़ाहिर बस करना है। 30 जून है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2019। नोट का कोई नंबर शंबर बताओ। नोट 7 अच्छा लगेगा मुझे। टैक्सेशन लिखा करते थे, याद है? टैक्सेशन, इसमें अभी सिर्फ आपको क्या चाहिए, 7.1 टैक्स एक्सपेंस, जिसमें अभी तक आपने सिर्फ एक चीज निकाली है, करंट टैक्स। ठीक है, ये ऐसे नोट बनना है। तो करंट टैक्स, फिर आएगा इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट तो यहां से पूरी हो जाएगी। फिर ये अगला काम तो आपको बाद में करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन, तो आप घर से भी बनाएंगे, कोई मसला नहीं, वो मैं कल बना दूंगा ना फिर कम से कम। और अगर 2-4 मिनट में टैक्स एक्सपेंस निकल आया तो अगला काम भी कर देंगे, थोड़ा सा तो है। अब इधर देखो 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 देखो, अभी आपने एक फिगर निकाली है, ये देखो एक फिगर 106.68, डबल एंट्री करो, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट 106 पॉइंट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कितने से जी, 106 पॉइंट। अच्छा, और करंट टैक्स पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट। अब बस ये निकल आए तो कम से कम रिक्वायरमेंट ए ते पूरी होती है, और बी में भी बहुत कुछ हो गया फिर तो। अब डेफर्ड टैक्स की तरफ चलते हैं। डेफर्ड टैक्स के अंदर आपको सिर्फ इतना बताया था कि आपने जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है जी, वो क्या होगा आपका, PBT। जो सिखाया था वही याद करो, PBT, और एडजस्टमेंट होगी परमानेंट डिफरेंसेस की। तो मैंने कहा था उसका सेम ही रुख रखना है, यानी कि कैपिटल गेन अगर लेस हो रहा है, और तो मैं लिख देता हूं पहले दोबारा कि डिडक्शन नॉट अलाउड आप एड बैक करेंगे, और एग्जेम्प्ट इनकम आप लेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि एग्जेम्प्ट इनकम, ये तो समझ में भी आती है आपको बात, लेकिन क्या सेपरेट रेट के अंदर भी एग्जेम्प्ट वाला थोड़ा सा चक्कर होता नहीं था? जैसे ये परमानेंट डिफरेंस लेस हो रहा है, वैसे ही ये सेपरेट रेट वाली भी तो लेस हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ सही मसला तो है ना। अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है तो आपने पकड़ना है PBT, कितना है, डिडक्शन नॉट अलाउड कोई नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम कितना, 50, और साथ ही सेपरेट रेट इनकम। ये देखो ना, अब सवाल जब जरूरत पड़ी तो सारा कुछ ही बीच में आ गए अप्रोच के। चलो खैर जी, -30। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद आपका एडजस्टेड PBT कितना आ रहा है, 507, जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट तो बेचारा शदीद तरीन शरीफ आदमी लग रहा है मुझे इस सारे हालात के अंदर। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है जी, बोलो जी, इसको भी इधर ही ले आओ। टैक्सेबल प्रॉफिट 324। ठीक है जी। अच्छा, अब डिफरेंस कितना है, 183, और रेट कितना है, 32। देखो अब इसमें से 30 जब निकल गया है, 30 जब निकल गया है तो बाकी पे 32 ही लगना है ना, 30। मेरी मुस्कुराहट पे ना जाए, बात अभी रहती है, कोई बात जी, बोते
बहुते परेशान ना हो, छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, ठीक है। हाँ 58.56। अब एक मसला ये हो गया, आज तक ये नहीं आया था, वो नहीं आया सी अंडा मोहम्मद बख्शा, ऐ देखो, ऐ देखो, ये 30 यहां से निकाल दिया, यानी इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया तो इस डिफरेंस में नहीं आया, डिफरेंस में नहीं आया तो 32% इस पे नहीं लगा, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन क्या 30 इस 50 की तरह से बिल्कुल 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगने वाला था? इस पर तो कुछ था। ये अल्टीमेट केस है, ठीक है, ये अल्टीमेट केस है। अब उसका तरीका ये हुआ करेगा कि आपने क्या किया, आपने टैक्सेबल प्रॉफिट आपने 507 जो निकाला है, इसमें से मसला तो इसका है ना, मैंने आपको कहा था सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक 25 वाला और ये भी आपने किया हुआ था। इसमें आज तक ये केस नहीं आया था कि आपकी करंट टैक्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली ये अप्रोच से आपका डेफर्ड टैक्स निकल रहा हो और उसमें सेपरेट वाला आ जाए, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। तो भाई इसीलिए तो ये सवाल अलग से करवाया जा रहा है, और अब जब कभी ऐसा होगा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहली बार भी तो कुछ सीखना था। इसको आपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग में टैकल करना सीखा होता, आपको मसला ही क्यों नहीं होता था? आप ये काम करंट टैक्स में कर लेते थे, डेफर्ड टैक्स में आता था क्लोजिंग, वो इधर आता था, और यहां पे आप पे लेते थे कितना, 15%। 15% कान के नीचे दूंगा, 20 जो है अगला रेट, जो अगला रेट है वो लेते थे। तो ये जरा सा ध्यान रखना है, वो काम आप आज तक करते आए, वो आज हो नहीं ना सकता। अच्छा 20 नंबर का सवाल है, किसी को नहीं समझ आएगा तो ये 25 समझ नहीं आया होगा, और किसी को नहीं समझ आया होगा तो ये वाला माइनस तो फिर भी कर गया होगा, जिसको प्रैक्टिस होगी, ये ऐड करना नहीं आया होगा तो 1-1.5 नंबर कट जाएगा, मैक्सिमम 2 कट जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, लेकिन अब भी समझना है, ठीक है। तो अब मसला क्या है, ये 10 जो है ना 10, ये फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा, डेफर्ड फ्यूचर का टैक्स होता है ना, डेफर्ड टैक्स, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं, अगर ये सब कुछ होता हमारे पास, ये सब कुछ होता, ये बदतमीज नहीं ना था तो हम फेल हो गए। अगर होता तो हम यूं लिखते, याद है, डिविडेंड रिसीवेबल, यहां पे हम कहते हैं जी 10, और ये कहते हैं जी ये नहीं मानते, और ये 10 का डिफरेंस है, एसेट है, टैक्सेबल होता, यहां पे क्या लगाते, 20% ही है ना, जरा देखो अगले साल। अब हम जाते होते थे रेकंसिलिएशन में, तो हम कहते थे कि करंट टैक्स में इस 20 पे फर्क है और डेफर्ड टैक्स में इस 10 पे फर्क है, याद आ रहा है। अब चूंकि ये सारा कुछ हो नहीं सकता तो मजबूरी में हम इस अप्रोच पे आए, तो यहां तक तो हम चल गए, लेकिन आगे जाकर मसला क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है कि आपको इस 10 का भी कुछ करना पड़ेगा, यानी कि 30 पूरे का पूरा जो है आपने माइनस कर दिया, 30 पूरे का पूरा निकल गया, इस 507 में नहीं आया। अब इस 30 में से कितनी वो फिगर है जो फ्यूचर में 20% के हिसाब से टैक्स होगी? याद है आपको मैंने कहा था इस 30 के 2 हिस्से हैं, 20 इधर टैक्स लग गया और 10 में कहता था इधर। अब इधर वाला काम असल में आज नहीं हो रहा ना, इसने सारा कुछ ही उल्टा के रख दिया, ठीक है, यहां से असल में मसला शुरू हुआ है। तो खैर चले, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, खैर है, आप इस 10 को अब ऐड करें, ये सेपरेट रेट वाला, ठीक है, और ये सेपरेट रेट वाला जो 10 है, इसका टैक्सेबल, टैक्स वालों के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, ये 10 आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो टैक्स देंगे, टैक्स वाले तो रिसीवेबल को मानते ही नहीं, तो फिर उनका डिफरेंस 10 का आ गया जिस पे रेट आ रहा है, तो टैक्स रेट, इसका टैक्स बेस, इसकी क्या टैक्सेबल प्रॉफिट इसका कितना बना, 10। कोई नहीं है, कोई टैक्स नहीं लेना, उन्होंने सारे का सारा आज ही देख लिया, वो तो कैश बेसिस पे चलते, सीवे बल वाला चक्कर नहीं है। तो 10 का डिफरेंस आया, 20 लगा, 2 आया, अब ये कितना है जी, 60 पॉइंट। अब आकर वो एंट्री होती है जो आखिरकार आपने करनी है। अब आपने इस तरह से सोचना है, याद है मैंने कहा था जो वो शुरू वाला जुगाड़, कमाया ज्यादा टैक्स कम दिया, कमाया ज्यादा, सिर्फ इसको देख लो, कमाया ज्यादा टैक्स कम पे दिया, तो फिर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आज लायबल फील करें, तो लायबिलिटी बढ़े तो लायबिलिटी क्रेडिट 60 पॉइंट, मेरी आंखें भी बंद करना आपको याद होगा, लायबिलिटी क्या कर लें, क्रेडिट, और पक्की नहीं ना बंद की थी,
और DTE डेबिट, ठीक है। तो ये एंट्री आपने करनी है जी, DTE डेबिट, DTL/A फिर लिखने कोई मसला नहीं, ठीक है। दोबारा करेगा, तंग पै गया काम। ये देखो फिर सुनो आखिरी बात, कमाया ज्यादा, टैक्स दिया, खान साहब गायब हो गए। कमाया ज्यादा, जब काम की बात आई भाग गया। कहां से भागा है वैसे? नहीं इधर कहां से भागा है? इस पॉइंट से ही तो भागते हैं लोग जी। कमाया, अब देखो बचते तो वही हिम्मत वाले बच गए, ठीक है। कमाया ज्यादा, टैक्स दिया कम पे, तो फिर फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी फील करें DTL क्रेडिट 60.56 से, और आंखें बंद करके DTE को डेबिट करें, वैसे ही बंद होनी है, ठीक है। अच्छा, अब DTL के साथ मैंने कहा था A भी लिख ले, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ये अकाउंट तो बना ही नहीं पा रहे, तभी तो हम इस तरफ आए हैं। ये अकाउंट भी नहीं बनता था, ओपनिंग भी नहीं था इसका। अब ये DTE डेबिट, DTE हमने ये डायरेक्ट निकाला, बैलेंसिंग नहीं निकाला, इसलिए काम हो गया हमारा। ये बैलेंसिंग निकलता था, ये बैलेंसिंग निकलता था, ये रीवैल्यूएशन का असर तो OCI से हो गया था, इसका तो एसेट प्रॉफिट के साथ असर कोई नहीं होता, तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो एंट्री बोलो, DTE डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा कितने से जी? 60.56 से DTE डेबिट, और DTL बैलेंस शीट में क्रेडिट टोटल 167.24 को आप ले आए फेस पर, अपना P&L तो पूरा करें। 167.24 ये कहां से आया है जी? नोट लिख दूं मैं ऐसे ही, नोट नंबर 7, वैसे आपके लिए लिखा है, वरना आपको तो यहां लिखना चाहिए रिक्वायरमेंट पार्ट बी, ठीक है जी। तो ये माइनस करें, पैट कितना आ गया? 419.76, ये OCI ऐड हो गया। अब आके आप TCI लिखें 61623.76। तो एंजॉय किया सवाल को भाई, सच्ची बात है, सच्ची बात कर रहा हूं। एक 25 को हटा दो और एक इस मसले को हटा दो, पूरे में कोई जान नहीं है। लेकिन जो बुजदिल लोग हैं ना, उनसे मैं बड़ा खाइफ हूं। मैंने आप लोगों को बुजदिली तो कभी नहीं सिखाई थी बेटा, पता नहीं किधर तक गए हो तुसी। अच्छा इधर देखो, नोट पूरा करा दो, अल्लाह के नाम पे नोट पूरा करा दो। 1 मिनट लगना है यार, सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ। अच्छा, घर पे 3 आइटम्स तो लिख लेना, एक एग्जाम्प्ट इनकम है, दूसरा सेपरेट रेट इनकम है करंट में से, और तीसरा सेपरेट इनकम है डेफर्ड से। कर लोगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। चलो हैं, मैं तो कह रहा हूं, मानते ही नहीं, और सिर्फ रेकंसिलिएशन है। अच्छा सुनो, ठीक है, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।